Good morning to all of you. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-lecture on the topic of peak detector using operational amplifier in subject code EL307 linear op-amps, linear integrated circuit and design. So peak detector as its name, ये किसी भी इनपुट सिग्नल के पीक लेवल को डिटेक्ट करता है। और जैसा कि पीक लेवल को डिटेक्ट करना, दैट मीन्स पीक लेवल को मेजर करना। बट साइनोसोडल सिग्नल, एसी सिग्नल के लिए तो वोल्टमीटर होता है, एसी वोल्टमीटर, उससे इजीली एसी सिग्नल के आरएमएस वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। और यूँ कहूँ कि एसी वोल्टमीटर डिज़ाइन किया जाता है किसी भी एसी सिग्नल को साइनोसोडल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू को डिज़ाइन करने के लिए। बट नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म्स लाइक एज स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, पल्स वेव एक्सेट्रा, इन वेव्स के लिए एसी वोल्टमीटर यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट होता है वो एसी सिग्नल्स के लिए होता है। नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म को वो मेजर नहीं कर सकता। तो अब नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म्स, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, पल्स वेव, इनको कैसे मेजर करें? तो इसके लिए एक स्पेशल सर्किट है पीक डिटेक्टर, और इसको डिज़ाइन किया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो एसी वोल्टमीटर जो काम नहीं कर पा रहा है, उस काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है पीक डिटेक्टर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि इसका नाम है, वैसी सेम डेफिनेशन, पीक डिटेक्टर सर्किट आर यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी कि पीक सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, यानी पीक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है और उसको होल्ड भी करता है नेक्स्ट साइकिल तक, या फिर मैं कहूँ एक लार्ज टाइम पीरियड तक उस मैक्सिमम लेवल को होल्ड करके रखता है जब तक कि दूसरा उससे नेक्स्ट या उस लेवल तक का सिग्नल इनपुट पे अप्लाई नहीं हो। यानी अगर पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव पीक वैल्यू को डिटेक्ट करता है, होल्ड करता है उस लेवल पे, यानी आउटपुट उसी पीक लेवल तक मेंटेन रखता है जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव पीक लेवल नहीं आ जाता है इनपुट वेवफॉर्म का। तो ये होता है पीक डिटेक्टर, और ये है सर्किट पीक डिटेक्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें आप देख सकते हैं सर्किट में इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे गिवन है, और आउटपुट से इनपुट सिग्नल फीडबैक किया गया है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, और इनपुट सिग्नल आर कंपनसेशन रेजिस्टेंस, इनपुट सिग्नल वी इन जो स्क्वायर वेव दी है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर, सॉटूथ, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये सारी वेवफॉर्म्स दे सकते हैं। तो जो नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दी है वो एक आर कॉम रेजिस्टेंस के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किए, यानी आर कॉम ऑफसेट वोल्टेज को मिनिमाइज करने का कार्य करता है। सिमिलरली आउटपुट से एक आर रेजिस्टेंस लगा के इनपुट पे फीड किया है, ये सिर्फ करंट को मिनिमाइज करने का काम करता है आर रेजिस्टेंस। और कई सर्किट्स में कई ऑथर बिना आर रेजिस्टेंस के ही डायरेक्टली आउटपुट से इनपुट पे सिग्नल फीड कर देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, यानी फीडबैक नेगेटिव टर्मिनल पे दिया है, इनपुट सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे आर रेजिस्टेंस लगा है वो लगा भी सकते हैं और कई बार नहीं भी लगा होता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ करंट लिमिटिंग पर्पज़ से लगाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है कि ये एक बफर की तरह काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस, जैसे वोल्टेज फॉलोअर के केस में अपन देखते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से वोल्टेज फॉलोअर बनाता है, यानी आउटपुट जस्ट फॉलो द इनपुट सिग्नल। यहाँ पर भी कुछ सेम प्रोसेस है कि आउटपुट से सिग्नल इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है और ये फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज को, यानी इनपुट वोल्टेज के पीक को फॉलो करेगा। अब वर्किंग क्या होगी, डायोड D1 एंड D2 लगा है, D1 डायोड मेन काम कर रहा है और एक कैपेसिटर C लगा है, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL लगा है, यानी कैपेसिटर C कभी चार्ज होगा और कभी डिस्चार्ज होगा।
वेवफॉर्म में देख सकते हैं। मान लीजिए इनपुट स्क्वायर वेव दी है आपने या पल्स वेवफॉर्म दी है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म दी है, तो इन वेवफॉर्म में फॉर पॉजिटिव पीक, अगर पॉजिटिव सिग्नल आप इनपुट पर अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव पीक सिग्नल या पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होते हैं, उस केस में आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। नॉन इन्वर्टिंग को जो वोल्टेज देते हैं वो सेम विदाउट फेज डिफरेंस का आउटपुट पे मिलता है, यानी डायोड D1 के इनपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे डायोड D1 के इनपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज है। डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस होगा, कंडक्ट करेगा और इसकी जो मिनिमम ड्रॉप्स होता है 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3-0.4 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, यानी मिनिमम ड्रॉप करके सारा का सारा वोल्टेज कैपेसिटर C को देगा। कैपेसिटर C इनपुट के उस वोल्टेज से यानी पीक वोल्टेज से चार्ज होना शुरू करेगा। अब अगर इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो कि C और डायोड D1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में, तो जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस है, यानी इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, ये फौरन तुरंत चार्ज हो जाएगा। जैसे ही इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पे लगाते हैं तो ये इनपुट के मैक्सिमम वैल्यू से कैपेसिटर C चार्ज हो जाएगा, क्योंकि D1 के क्रॉस जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो फॉरवर्ड बायस में बहुत कम रेजिस्टेंस है और मिनिमम वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप होता है, जिसको हम नेगलेक्ट मानते हैं। तो अब कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल से फुल्ली चार्ज हो चुका है और जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है तो D1 रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि D1 के देखिए नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड पे कैपेसिटर का पॉजिटिव वोल्टेज लग रहा है और मतलब N पे पॉजिटिव लग रहा है और P पे नेगेटिव लग रहा है इनपुट साइकिल का, तो D1 रिवर्स बायस हो गया। इस केस में D2 कंडक्ट करेगा, D2 के नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी D2 जो है डायोड वो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट कंडक्ट करेगा और सारा का सारा वोल्टेज या करंट में कहूँ ग्राउंड हो जाएगी। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज से बचाने के लिए D2 का यूज किया गया है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑप एम्प नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज आउटपुट पे प्रोवाइड करता, अगर D2 नहीं होता तो D2 से सारी करंट ग्राउंड को कंडक्ट हो गई और ऑप एम्प नेगेटिव या पॉजिटिव सैचुरेशन में जाने से बच जाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की। कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जैसे मैंने बताया था कम होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट C और RL, यानी RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो RL की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कैपेसिटर लेटली डिस्चार्ज होगा, और मैं कहूँ कि RL की वैल्यू काफ़ी हाई लेने से कैपेसिटर लगभग नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल तक उसी पीक लेवल पे बना रहेगा, उसी पीक लेवल को मेंटेन होल्ड करके रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम है पीक डिटेक्टर, पहले जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो कैपेसिटर पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत कम होने से तुरंत चार्ज हुआ, और फिर डिस्चार्जिंग जो कि RL के थ्रू हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट C × RL जो है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा है, और इस वजह से इसका डिस्चार्ज होना धीरे धीरे होता है। तब तक अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है और उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक तक फिर से चार्ज होता है। यानी कैपेसिटर का क्रॉस जितना वोल्टेज है उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई होता है पॉजिटिवली तो ये फिर चार्ज होता है, और अगर उससे कम वोल्टेज है तो ये अपने उसी पीक वोल्टेज को जिसके थ्रू ये चार्ज हो चुका है उसको होल्ड करके रखता है। और ये वेवफॉर्म देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट पे Vin स्क्वायर वेवफॉर्म दी है और आउटपुट पे देखिए ये चार्ज होता है। जैसे ही इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है यानी मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है तो इसको बहुत कम समय लगता है चार्ज होने का, ये अपने पीक लेवल को अटेंड कर लेता है। और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज होता है, और मैं कहूँ कि अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव पीक पे ये फिर से फुल्ली मैक्सिमम लेवल को अटेंड कर लेता है, और इस तरीके से ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव पीक लेवल को, मैक्सिमम लेवल को, इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम लेवल को डिटेक्ट करता है, होल्ड करके रखता है। सिमिलरली किसी भी डिटेक्टर को नेगेटिव पीक लेवल को डिटेक्ट करने के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है, बस इसमें डायोड D1 और D2 की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। यानी D1
का जो ओरिएंटेशन है, कनेक्शन है, उसको उल्टा करना होगा, D2 को भी उल्टा करना होगा। तो ये नेगेटिव पीक डिटेक्टर की तरह कार्य करने लगेगा। वर्किंग प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया था कि चार्जिंग कैसे होगा और डिस्चार्जिंग कैसे होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वी इन के वोल्टेज से यानी मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, और अगर वी इन का लेवल जैसे कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के केस में देख सकते हैं, अगर ट्रायंगुलर वेव इनपुट पे है तो उसके पीक से चार्ज होगा, और जब इनपुट सिग्नल का लेवल उसके कैपेसिटर के क्रॉस पहले से जो वोल्टेज है उसके लेवल से कम हुआ तो वो चार्ज नहीं होगा, वो उसी पीक लेवल को मेंटेन रखेगा। और जैसे ही उसके पीक लेवल से अगर ज़्यादा वोल्टेज इनपुट पे लगा तो वहाँ तक चार्ज हो जाएगा, यानी पीक लेवल को हमेशा डिटेक्ट करेगा और मेंटेन रखेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में मैंने जैसा बताया था, D2 कंडक्ट करेगा, D1 रिवर्स बाइस हो जाएगा और ऑप एम्प को नेगेटिव सेचुरेशन में जाने से रोकेगा। D2 का काम ऑप एम्प को नेगेटिव सेचुरेशन में जाने से रोकना है। यहाँ पे देख सकते हैं दो कंडीशंस, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट C/RD, RD यहाँ पे है डायोड D1 के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जो कि बहुत कम होता है, यानी C/RD की वैल्यू काफ़ी कम होगी और होनी चाहिए ताकि कैपेसिटर जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। यहाँ पे अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड T है, तो जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो उसका 10 टाइम्स होना चाहिए, 10 टाइम्स छोटा होना चाहिए, यानी T/10 के लमसम उसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है। और डिस्चार्जिंग कांस्टेंट C/RL, यानी RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ये इनपुट वेवफॉर्म के टाइम पीरियड का 10 गुना होना चाहिए, ताकि जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हो, पीक लेवल को डिटेक्ट करके होल्ड करके रखे। यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर की तरह कुछ पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। बफर की तरह काम करता है सर्किट, यानी जो आउटपुट पे जो वापस फीड हो रहा है इनपुट की तरफ, और ये वोल्टेज फॉलोअर यानी आउटपुट हमेशा इनपुट को फॉलो करके रखता है। आप देख सकते हैं पीक डिटेक्टर का जो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज है वही RL को मिलता है, यानी RL के थ्रू मैक्सिमम पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक, जैसा कि इस सर्किट में पॉजिटिव पीक है तो पॉजिटिव पीक को मेंटेन रखता है। तो ये बफर की तरह काम कर रहा है, इनपुट के सिग्नल को आउटपुट पे शो कर रहा है और वो भी पीक को शो कर रहा है। R जैसे मैंने बताया था कि एक्सेसिव जो करंट है उसको डिस्चार्ज उसको मिनिमाइज करने के काम में आता है। R कॉम मैंने बताया था कि जो ऑफसेट प्रॉब्लम है कंपनसेशन, R कॉम का मतलब R कंपनसेशन, जो कि ऑफसेट जो प्रॉब्लम है ओपन में उसको मिनिमाइज करने का काम में आता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिड्यूस करने के काम में आता है। D2 मैंने बताया था कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान काम करता है और इस तरीके से आपका पीक डिटेक्टर काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। तो एक इम्प्रूव्ड सर्किट जैसा कि यहाँ दिखाया गया है उसका यूज किया जा सकता है, जिसमें दो ऑप एम्प यूज किए गए, A1 एंड A2, ऑप एम्प 1 एंड ऑप एम्प 2। ऑप एम्प 1 में सेम सर्किटरी है, लेकिन ऑप एम्प 2 एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया जो कि बफर का कार्य कर रहा है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज जो चार्ज हो रखा है वो ही वापस आउटपुट पे इसके A2 के आउटपुट पे जाएगा और बफर की तरह ये A2 काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदे हो रहे हैं इस सर्किटरी से। पहला फ़ायदा ये है कि इनपुट पे जो इम्पिडेंस मैचिंग का कार्य है वो A1 कर रहा है और A2 बफर की तरह काम कर रहा है, आउटपुट को मिनिमम रेजिस्टेंस, आउटपुट पे मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और सेम वोल्टेज जो कि इनपुट V इन है वो V नोट पे आउटपुट टर्मिनल पे प्रोवाइड कर रहा है। एक और इसका है कि ये जो टाइम डिले था वो टाइम डिले इसमें काफ़ी कम हो जाता है, और शार्पली जैसा इनपुट पे चेंजेज होता है वैसा आउटपुट पे सिग्नल पीक वैल्यू पे मिलता है। तो ये इम्प्रूवमेंट है, प्रैक्टिकली इस सर्किट का यूज किया जा सकता है, और ये इसकी वर्किंग सेम रहेगी, सेम वर्किंग की, मतलब कैपेसिटर चार्ज होगा और पीक वैल्यू को अटेंड करेगा, फिर स्लोली वेरी स्लोली डिस्चार्ज होगा, तब तक नेक्स्ट पॉजिटिव पीक आ जाएगा। और अगर सर्किट नेगेटिव पीक डिटेक्टर के हिसाब से डिज़ाइन किया है तो नेगेटिव पे जाके होल्ड होगा और नेक्स्ट नेगेटिव पे वापस वो अगर चार्ज होगा और मेंटेन रखेगा नेगेटिव पीक वैल्यू को। तो इस तरीके से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीक डिटेक्टर, एनालिसिस
ऑफ स्पेक्ट्रल एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर, एप्लीकेशन इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में काम आता है, साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है। तो इस तरीके से पीक डिटेक्टर सर्किट यूज किया जाता है और इस तरीके से कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।